सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आईबीपीएस के एग्जाम के बारे में, दैट इज सीआरपी क्लर्क XIV, दैट इज 14/2024 का आपका एग्जाम। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करने वाले हैं, और इस चैनल पे भी आगे हम और भी जो है बहुत सारे एग्जाम्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आप अभी रिसेंट में अपना गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हो, या फिर अगर किसी के फॉर्म्स ओपन है और आपने वो फॉर्म भर चुके हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर वीडियो मतलब उस पर्टिकुलर पेपर के लिए भी इस चैनल पे वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो आईबीपीएस का क्लर्क का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस। तो मेजरली आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन है 30 + 35 + 35 एंड दैट इज 100 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चंस में भी इंग्लिश लैंग्वेज के आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका पूरा जो है पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। बात करें पेपर का जो है सिलेबस वगैरह रहने वाला है कि क्या क्या आपके पेपर में कितने कितने फॉर्मेट में पूछा जाएगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उसके आज हम इस चैनल पे जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में वो तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही। बाकी कोई भी क्वेरी होगी वीडियो के एंड में तो आप वो जो है कमेंट से पूछ सकते हैं। सबसे पहला आप देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दैट इज फ्रॉम द वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है लाइक चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट इन द सेंटेंस, कि एक आपको वर्ड बताना है जो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो बेस्ट फिट करेगा। सेंटेंस आपका द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ डैश प्रोमिसेस व्हिच द वोटर्स फाउंड हार्ड टू बिलीव। मतलब कि पॉलिटिशियन की जो स्पीच जो थी वो ऐसी थी और उसके बाद डैश प्रोमिसेस, तो अब आपको डैश में बताने की कौन सा वर्ड आएगा, और उसके बाद क्या लिखा है विच द वोटर्स फाउंड हार्ड टू बिलीव, कि ऐसे प्रोमिसेस थे कि जिसके वजह से जो वोटर्स थे उनको उस पर्टिकुलर प्रोमिस पे बिलीव भी नहीं हो पा रहा था कि क्या वो चीजें सच हो भी सकती है नहीं, क्या वो पूरी कर भी सकते हैं नहीं। तो उस चीज में क्या था, उनको बिलीव होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उनके लिए। तो चार ऑप्शन है। पहले सेलिएंट, सेलिएंट ऐसे होते हैं जिसके सेलिएंट फीचर्स लाइक जो किसी को भी ना पता हो वैसे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वेग। वेग का मतलब होता है कि बिल्कुल मतलब एक टाइप से कहते हैं ना फ्रॉड वाले काम कर रहे हैं कि भाई पक्का कुछ है नहीं पर हाँ बस बोलते जा रहे उसको बोलते हैं वेग। देन वे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होता है कि लाइक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना, और एक होता है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव होते हैं कि मतलब कि एक ही प्रॉमिस को वो बार बार करता जा रहा है और वो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वेग। वेग मतलब होता है कि कोई भी मतलब उस पर बिलीव नहीं कर सकता है, वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल या बिल्कुल भी सोचे भी नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे जो है उसके प्रोमिस हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपको इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी तो वो आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग। सो एरर स्पॉट करना है आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सो सेंटेंस है द कमिटी हैव मेड द डिसीजन एंड इट वाज अ गुड वन। सो कमिटी ने डिसीजन बना लिया है और वो एक अच्छा डिसीजन है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का ये मतलब हुआ। पर अब आपको याद रखना है कि जैसे वर्ब होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, हैज हैव आता है या फिर जैसे वॉज वर आएगा, सब्जेक्ट कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब आएगा, वो सब कुछ अगर आपको पता होगा तो आप एरर इजीली स्पॉट कर पाओगे। और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यही है द कमिटी हैव मेड। सो जो कमिटी है, कमिटी जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो वहां पर क्या आएगा, वहां पे आएगा हैज। हैव हम जनरली तब यूज करते हैं जब एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे हैव यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज हैव मेड। तो ये हमारा जो एक गलत मतलब एरर है, यहाँ पे ये एक एरर है और उसकी जगह क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में दैट इज आल्सो रिटन एज हैज मेड इंस्टेड ऑफ हैव मेड। जो कमिटी है वो एक कलेक्टिव नाउन है एंड उसको जो सिंगुलर मतलब शुड बी ट्रीटेड एज ए सिंगुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो उसका ऐसे सिंगुलर की तरह लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हमारे को सेंटेंस को इंप्रूव करना है। सो सेंटेंस है डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट्स शी डिड नॉट विन द कॉम्पिटिशन। चाहे उसके कितने भी एफर्ट्स रहे पर फिर भी जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाई। तो अब इसका आपको बताना है बेस्ट वे टू इंप्रूव द सेंटेंस। सो चार ऑप्शन है आपके, डिस्पाइट हर एफर्ट्स, दूसरा डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट्स एंड एफर्ट, हाँ डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट, तो एफर्ट्स है वहां पे मेन सेंटेंस में, इन स्पाइट ऑफ हर एफर्ट्स, और फोर्थ हमारे पास है डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट। सो अगर आप देखोगे फर्स्ट और आई थिंक या बी और डी पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है सेंटेंस में। सो आपको जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए पार्ट, दैट इज डिस्पाइट हर एफर्ट्स। डिस्पाइट ऑफ का लगाना जरूरी नहीं है, डिस्पाइट हर एफर्ट्स से भी चल जाएगा। और यहाँ भी ये बताया गया है कि जो करेक्ट एक्सप्रेशन है दैट इज डिस्पाइट हर एफर्ट्स।
विदाउट ऑफ, डिस्पाइट जो है वो यूज किया जाता है अलोन, एंड जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज एफर्ट्स वो जो है उसके साथ अप्रोप्रिएट है, तो ऑफ लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सिनोनिम। तो अब आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम होता है एक पर्टिकुलर वर्ड का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना। एंटोनियम होता है एक पर्टिकुलर वर्ड का बिल्कुल लाइक अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना, लाइक अप और डाउन। तो अप और डाउन का मतलब होगा, अप जो है आपका जो एंटोनियम है दैट इज डाउन, बट अगर अप एंड लाइक गो एंड गोइंग, या बहुत सारे ऐसे होते हैं, गो या फिर वेंट, ये दोनों एक टाइप से सिनोनियम है। लाइक गो भी एक टाइप से कि जाना, या फिर वेंट भी एक टाइप से जाना। सो वो हो गई एक टाइप से सिनोनिम जिनका सिमिलर मीनिंग हो दैट इज सिनोनिम, और जिसका डिफरेंट मीनिंग हो दैट इज एंटोनियम। सो सिनोनिम बताना आपको प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक का जो सिनोनिम होगा दैट इज अबंडेंट, ज्यादा मात्रा में होना। अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। सो प्रोलिफिक जो है मीन्स प्रोड्यूसिंग मेनी वर्क्स और रिजल्ट्स which is synonymous to abundant, that is plentiful or in large quantities. इसमें चार ऑप्शंस और थे, डेट इज स्पार्स। स्पार्स होता है बहुत ही कम कम जगह फैला हुआ। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब होता है कि बहुत ही कम, और रेयर तो होता है कि भाई बिल्कुल एक तरह रेयर चीज है, ये बहुत ही कम जगह मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे को बताना है एंटोनियम। एंटोनियम बताना हमारे को मेटिकुलस का। मेटिकुलस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मतलब, और उसका जो मतलब एंटोनियम है दैट इज नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट वो होते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर थिंग को निग्लेक्ट करना, बहुत कम उस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देना। मेटिकुलस जो है दैट इज शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा ध्यान देना। उसका एंटोनियम क्या होगा, दैट इज नेग्लिजेंट, दैट इज कि किसी भी पर्टिकुलर चीज पे बहुत ही कम ध्यान देना, फेलिंग टू शो प्रॉपर केयर और अटेंशन। नेक्स्ट ईयर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज व्हाट इज द मेन थीम। तब आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, इस पर्टिकुलर पैसेज का थीम बताना है। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन। सो इस पर्टिकुलर का अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी भी एक थीम हो सकता है, एडवांसमेंट या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी एक थीम हो सकता है, मेकिंग इट मोर इंस्टेंटेनियस and global. However, this has also led to concerns about privacy and potential loss of face-to-face interactions. चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है दैट कैन बी, चार ऑप्शन है लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्राइवेसी कंसर्न्स, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑन पर्सनल इंटरैक्शंस। एंड दैट इज की थीम बताना आपको, दैट इज इम्पैक्ट ऑन पर्सनल इंटरैक्शंस। थीम में आप जनरली वो लिख सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर पैसेज का जो क्रिटिसाइज वाला पार्ट हो। सो पैसेज जो वो डिस्कस करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने जो है इफेक्ट किया है कम्युनिकेशन को, एंड रेज के कंसर्न्स अबाउट द लॉस ऑफ पर्सनल इंटरैक्शंस व्हिच इज द सेंट्रल थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स जिसे हम बोल सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर हमारे पास चार सेंटेंसेज है, और इसको हमारे को रीअरेंज करना है एक पर्टिकुलर, जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा पहले आना चाहिए। लाइक हमारा सेंटेंसेज है, द कंपनीज ग्रोथ वाज रिमार्केबल. This was attributed to innovative marketing strategies. Many industry experts were surprised by the result. The strategies involved targeted digital advertising and influencer partnership. So जो correct answer होगा यहाँ पे that is 1 2 4 3. That is जो कंपनी ग्रोथ थी वो रिमार्केबल थी, और उसने जो है एट्रीब्यूट किया था टू द इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को। जो स्ट्रैटेजीज थी वो इन्वॉल्व करती थी टारगेटेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग को एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप को, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट थे वो सरप्राइज थे इस रिजल्ट को देखकर। सो ये हमारा पर्टिकुलर एक सीक्वेंस इट्स पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन है हमारे पास, her dash approach to problem solving often led to effective solutions. तो उसका ये पर्टिकुलर अप्रोच, स्लैश लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे डैश है, तो वहाँ पे आपको वर्ड बताना है। उसका एक डैश अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है ऑफन क्या लीड करता है, इफेक्टिव सॉल्यूशंस पे, मतलब अच्छे सॉल्यूशंस तो हमें मिलते हैं। हर हेस्टी, हेस्टी तो नहीं हो सकता है, हर मेटिकुलस, मेटिकुलस जैसे हमने बताया कि डिटेल्ड में वर्क करना। नेग्लिजेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिटेल में उसमें वर्क ही नहीं किया, तो अगर डिटेल में वर्क नहीं करोगे तो इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं मिल सकता। और इनडिफरेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अभी हमने मीनिंग पढ़ा है और आपको सेंटेंस में पता चल गया कि कैसे लगाना है। दैट इज मेटिकुलस, दैट इज कि एक डिटेल्ड अप्रोच किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। देन वी हैव सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आ गया है, तो चार सेंटेंसेस है। पहला है, शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, द पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस. The museum's new exhibit featured a collection of renowned artists. Her admiration of art grew that day. So, her admiration of art grew that day, ये तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ही आना चाहिए, और इसलिए देखोगे अगर सेंटेंस में इन्होंने चारों ही ऑप्शन में लास्ट जो है, क्योंकि आपको गैस हो सकता था इसलिए।
तो फोर्थ वाला इन्होंने पहले लास्ट कर दिया है। अब हमारे को बताना है, अब देखो अगर आपको इसमें गेसेस भी करने हैं तो कैसे कर सकते हो। अब हमारे को इससे ये भी पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड वाले ही जो थर्ड लास्ट होंगे। तो पहला हमारा फोर्थ वाला है हर एडमायरेशन ऑफ आर्ट ग्रू डेड डे, तो ये तो लास्ट हो गया। उससे पहले या तो फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। अब अगर हम देखें, शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर और द पेंटिंग वॉज अ मास्टरपीस। सो अगर आई थिंक हो सकता है तो द पेंटिंग वॉज अ मास्टरपीस, शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो ये ऐसे हो सकता है। तो 2 1 हमारा ये एक सीक्वेंस चल सकता है। तो अगर हम देखें तो 1 हमारा जो है वो लास्ट में आएगा। तो अब हमारा जो है ए या बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर वैसे इन्होंने दिखाया दैट इज डी पार्ट, बिकॉज जो पहले इन्होंने बताया कि जो म्यूजियम है, म्यूजियम ने एक न्यू एग्जिबिट करी थी फीचर्ड अ कलेक्शन ऑफ रिनोन्ड आर्टिस्ट। वहाँ पर जो है शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक बिफोर इट, जो पेंटिंग थी वो एक मास्टरपीस थी और उसका जो एडमायरेशन था फॉर आर्ट ग्रू डेट डे। तो ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस बन रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 10 नाउ, दैट इज इसमें आपको सेंटेंस करेक्शन बतानी है कि कौन से पर्टिकुलर वर्ड या रिप्लेस वगैरह होना चाहिए। सो जो टीम है, द टीम वॉज एक्साइटेड फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट बट दे डिड नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। लाइक एक सेंटेंस का मतलब तो यही हुआ कि टीम जो है वो एक्साइटेड है एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, बट उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। 4 ऑप्शंस है। अब ने बताया कि इसके लिए करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा, इनफ इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं पहली बात तो। क्यों? क्योंकि इनफ का पहले हमारा इनफ होता है एक टाइप से बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ये हम लिख सकते हैं। सो दैट इज की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और बी पार्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि स्पेलिंग का। सो करेक्ट आंसर इसमें होगा ए पार्ट, बिकॉज वो करेक्ट स्पेलिंग में है। इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, तो दैट इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुड बी यूज्ड इन इट्स सिंगुलर फॉर्म ओनली। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब ये आपको एक सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द शेफ प्रिपेयर्ड द मील विद ग्रेट स्किल्स। तो ये इसका तो बहुत ईजी है, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय शेफ विद ग्रेट स्किल्स, ये भी एक हो सकता है। द मील वॉज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट स्किल्स बाय द शेफ, ये भी हो सकता है एक टाइप से। द मील प्रिपेयर्ड विद ग्रेट स्किल, ये तो नहीं होगा। द मील इज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट स्किल बाय द शेफ, ये भी हो सकता है। एंड द मील वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे द शेफ प्रिपेयर्ड द मील विद ग्रेट स्किल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मील वॉज प्रिपेयर्ड। जनरली पता है पैसिव वॉइस में एक चीज और होती है कि पास्ट टेंस में जो हम सेंटेंस को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी भी सेंटेंस को जब लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है एक्टिव में, दैट इज कि वो काम चल रहा है। एक्टिव मतलब वो काम चल रहा है, पैसिव मतलब होता है उस काम को बाद में किसी और को बताया गया। दैट इज कि अगर जैसे कोई काम कर रहा है शेफ, तो दैट इज कि शेफ जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं मील विद ग्रेट स्किल्स। पर अगर हमने किसी को बताया तो तब तक हो सकता है शेफ जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं, तो दैट इज कि जो मील है वो प्रिपेयर्ड विद ग्रेट स्किल्स बाय द शेफ। नेक्स्ट इन्होंने एक चीज और लिख दिया यहाँ पे, जो पैसिव वॉइस है सेंटेंस जो है शुड मेंटेन द पास्ट सिंपल टेंस एंड इंक्लूड करना चाहिए एजेंट द शेफ इफ नीडेड एट द वेरी एंड। नेक्स्ट हमारे पास है idioms एंड phrases। व्हाट डज द idiom barking up the wrong tree? barking up the wrong tree मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर गलत जगह को, गलत पेड़ को काट देना। making a wrong assumption, trying to solve a problem, yelling loudly, pursuing a wrong course. So that is making a wrong assumption, मतलब किसी के बारे में गलत चीज सोच लेना। barking up the wrong tree मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो गलती भी नहीं थी और तुमने इसको ही काट दिया, इस पर्टिकुलर ट्री को ही काट दिया, दैट इज कि गलत assumptions बनाना, ये इस idiom का मतलब है। नेक्स्ट है वर्ड यूसेज। सो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, हिज परफॉर्मेंस वाज सो डैश दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ। सो ऑ का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको ऑ का मतलब पता होना चाहिए, क्या वो बहुत अच्छे लेवल पे है, क्या वो बहुत बुरे लेवल पर है। सो हिज परफॉर्मेंस वाज सो डैश, सो दैट इज आउटस्टैंडिंग दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ, मतलब कि वो एकदम देखते ही रहेगा या फिर वैसे। सो आउटस्टैंडिंग जो है एक एक्सेप्शनल और इंप्रेसिव है इसका मीनिंग, विच फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीविंग द ऑडियंस इन द सिचुएशन ऑफ ऑ। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है पेपर में। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द फॉर द एडजेक्टिव गुड। तो गुड के लिए आपको बताना है एक कंपैरेटिव फॉर्म एंड दैट इज बेटर। बेटर जो एक करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म है ऑफ गुड, यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो, तो अब इसको हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 4 ऑप्शंस है। she said that she would call you tomorrow, she said I will call you tomorrow। तो उसने बोला कि मैं जो तुम्हें
कल कॉल करूंगी। तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, शी सेड दैट शी वुड कॉल यू टुमारो, कि वो तुम्हें कल कॉल करेगी। शी सेड शी विल कॉल यू द नेक्स्ट डे। शी सेज तो आएगा ही नहीं, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी टुमारो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए पार्ट, शी सेड दैट शी वुड कॉल यू टुमारो। इन इनडायरेक्ट स्पीच विल चेंजेस टू वुड, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड जो रिपोर्टिंग वर्ब है शुड बी इन द पास्ट टेंस, तो ये भी आप याद रख सकते हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस में होना चाहिए और विल हमेशा जो है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। और डैट जरूर आते हैं जनरली सेंटेंस में, बहुत ही कम होते हैं जिसमें डैट नहीं आता है। ग्रामर एंड यूसेज, नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस आपके पास और इसका करेक्ट मीनिंग किसका बन रहा है वो आपको बताना है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तीसरा है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। और चौथा है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट, दैट इज बी पार्ट। नीदर जो एक सिंगुलर है सो इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, दैट इज वाज। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आपको वर्ब का यूसेज ही पता होगा तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेपोजिशन नाउ। सो प्रेपोजिशन फिल करना है, प्रेपोजिशन जनरली ऑन, एट, इन एंड फॉर, ये 4 ऑप्शंस हैं। द बुक इज अवेलेबल डैश ऑल मेजर बुक स्टोर्स। तो बुक जो है अवेलेबल है सारी ही बुक स्टोर्स पर। अब सारी ही बुक स्टोर्स पर ये जो वर्ड है ना इसमें क्या लोगे, ऑन, एट, इन या फॉर। सो पहला है द बुक इज अवेलेबल ऑन ऑल मेजर बुक स्टोर्स। दूसरा है द बुक इज अवेलेबल एट ऑल मेजर बुक स्टोर्स, इन ऑल मेजर बुक स्टोर्स या फॉर तो हो ही नहीं सकता, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन, क्योंकि बुक स्टोर के अंदर, बुक्स के ऊपर नहीं, एट तो होगा नहीं, मतलब बुक स्टोर के ऊपर तो नहीं है तो दैट इज ऑन तो नहीं होगा। एट मतलब एक तरह से एक जगह पे, बट बुक जो है अवेलेबल बुक स्टोर के अंदर, दैट इज इन, अंदर। सो जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा इन, बिकॉज टू इंडिकेट अवेलेबिलिटी विद इन अ लोकेशन और कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। सो अब ये पता है ये, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कि कई बार हमारे पास ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि अफेक्ट और इफेक्ट। सो दोनों का ही मीनिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक सेम सा होता है, बिकॉज जो वर्ड्स को लिखने का तरीका है वो भी काफी सिमिलर है, तो उससे बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है। सो अफेक्ट का मतलब होता है एक लार्ज स्केल पे अफेक्ट होना। इफेक्ट का मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि जैसे एक पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लाइक आपने इमोशंस को हर्ट कर दिया, दैट इज इफेक्ट। तो इस टाइप के 2 मीनिंग्स है पर अलग अलग है। शी वॉज रियली डैश, शी वॉज रियली डैश मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो रियली क्या था, बाय द सडन चेंज इन द प्लान्स। शी वॉज रियली अफेक्टेड। और दूसरा है शी वॉज रियली इफेक्टेड, शी वॉज रियली इफेक्टेड तो सेम ही है, बी और सी पार्ट। और डी है शी वॉज रियली अफेक्ट बाय द sudden change in the plans, so that is affected. So she was really affected by the sudden change in the plans. Affected means influenced or touched by something which fits in the context of being impacted by a change. Question number 19 now, that is contextual meaning. So ये particular question जो है that is of क्वेश्चन नंबर 19 पहले पढ़ सकते हो। इन द सेंटेंस मतलब हमारे को सेंटेंस को बताना है कि ये क्या इंप्लाई करते हैं, व्हाट डज द टर्म हाई हैंडेड इंप्लाई, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो अगर सबसे पहले आपने इसमें अगर आप देखोगे हाई हैंडेड, इसका अगर आपको ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा हाई हैंडेड का मतलब होता क्या है, पर अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको अपने आप से ही समझ आने लग जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं सेंटेंस में। सो सेंटेंस है द मैनेजर वॉज नोन फॉर हिज हाई हैंडेड अप्रोच टू लीडरशिप, मतलब कि मैनेजर को जाना जाता है कि वो बहुत ही अच्छा एक अप्रोच यूज करते हैं लीडरशिप को मैनेज करने के लिए, लीडरशिप को एक टाइप से रेगुलेट करने के लिए। जैसे जनरली टीम लीडर्स होते हैं कंपनी के या मैनेजर्स होते हैं जो कि पूरी पूरी कंपनीज को जो है वो लीड करते हैं, तो इसमें हमारे को जो है वही बताया गया है। तो अब हमारे को बताना है हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑथोरिटेरियन एंड डोमिनेरिंग। बिकॉज मैनेजर है तो वो ये तो है नहीं कि फेयर या मतलब फेयर और ट्रस्ट भी हो जस्ट होगा, पर ज्यादा वो तो नहीं होगा कि हाँ जेनरस या फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में तो नहीं होगा। सो दैट इज की ऑथोरिटेरियन एंड डोमिनेरिंग। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो उसमें भी क्या लिखा है, दैट इज की जो हाई हैंडेड है वो रेफर करता है टू एन अप्रोच, मतलब वो एक ऐसे अप्रोच को रेफर करता है दैट इज ओवरबियरिंग और डिक्टेटोरियल often involving the exercise of power in an arrogant और self-serving way, because बॉस या मैनेजर है तो उनको एक हाई लेवल जो है स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्लोज टेस्ट। सो कंप्लीट करना है आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को विद द एप्रोप्रिएट वर्ड।
तो कौन सा वर्ड जो है यूज होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर स्लैश में, जो डैश हमारे पास है उसमें, तो वो हमारे को बताना है। सेंटेंस है हमारे पास, डिस्पाइट द रिगरस ट्रेनिंग द टीम फाउंड themselves dash by the complexity of the final challenge। मतलब कि चाहे कितना रिगरस ट्रेनिंग होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ट्रेनिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी टीम पर उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को देने के लिए, पर फिर भी एक टाइम पे आकर लाइक द फाइनल चैलेंज जो है उस पर आके जो है टीम ने जो है क्या फेस किया, कॉम्प्लेक्सिटी फेस करी, मतलब डिफिकल्टी फेस करी। कॉम्प्लेक्सिटी का जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टी फेस करी, तो कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टी ये एक टाइप से सिनोनिम्स हो गए। तो आप इस टाइप से भी जो है याद कर सकते हो कि कौन से वर्ड का क्या क्या सिनोनिम होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा मैसेज करते हैं कि मैम मुझे यही नहीं डिफरेंस समझ आता कि एंटोनियम का मतलब क्या होता है, सिनोनियम का मतलब क्या होता है। तो सबसे ईजी है सिनोनियम, सिमिलर, सेम। तो ये तीनों वर्ड जो है एक टाइप से, क्योंकि एस से ही शुरू होते हैं, सिनोनियम, सिमिलर और सेम, तो ये तीनों एस से ही शुरू होते हैं और आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर कहीं भी पूछे सिनोनियम मतलब कि सिमिलर, इसका जैसे सिमिलर मीनिंग का वर्ड कहाँ मिलेगा। और जब सिमिलर एक बार आपको समझ आ गया तो फिर तो एंटोनियम याद करने में जरूर डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मेजर आपको सिनोनिम याद करने हैं, सिनोनिम मतलब सिमिलर और सेम, फिर आपको एंटोनियम जो है वो अपने भी याद हो जाएगा। इसमें हमारे को बताना है डिस्पाइट द रिगरस ट्रेनिंग, जो टीम जो है उसने अपने को एज अ कॉम्प्लेक्स में पाया, डिफिकल्टी में पाया ऑफ द फाइनल चैलेंज, मतलब कि फाइनल चैलेंज को पार करते समय। तो 4 ऑप्शन है, डॉन्टेड, डिलाइटेड, इंडिफरेंट और इंस्पायर्ड। सर दैट इज डॉन्टेड। अब आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। डॉन्टेड मीन्स टू बी इंटिमिडेटेड और डिस्करेज्ड। डॉन्टेड मतलब मेजरली क्या हो गया, डिस्करेज्ड, which fits the context of facing a complex challenge। delighted और inspired what if यहाँ पे fit नहीं करते हैं, sense of being overwhelmed। delighted का मतलब क्या हुआ कि overwhelm कर जाना है, inspire का मतलब कि overwhelm हो जाना, कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, किसी पर्टिकुलर चीज से बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। वाइल जो इंडिफरेंट है, डज नॉट कन्वे द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो इंडिफरेंट जो है इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है कन्वे करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को, कि भाई कोई डिफरेंट चीज़ है, कोई बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दैट इज की डिफिकल्टी फेस की है। सो लास्ट विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तब इंग्लिश के पेपर की हमने तैयारी करी है मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, तो ऐसे में या तो पार्ट 2, 3 वगैरह भी लेकर आ जाऊंगी अगर जैसे धीरे धीरे टाइम होगा तो उसके लिए। पर हाँ, अगर आप कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो कमेंट्स में बता देना, तो उसके ऊपर भी डिफरेंट वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी जरूरी ही, दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड देन उसके बाद आएगी रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की वीडियो थोड़ी कम ही आ पाएंगी क्योंकि उनको पूरा सॉल्व वगैरह करके दिखाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बाकी देखते हैं जैसे भी होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।